हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रूही अपनी शादी के लहंगे को चेंज करके अपने बैग में पैक कर रही थी। बाकी सारा ज़रूरत का सामान भी उसने पहले से ही पैक करके अपने कमरे में छिपा दिया था। उसने जल्दी से जीन्स और टी शर्ट पहनी और एक दुपट्टे को गले में मफलर की तरह डालकर उसे अपना चेहरा कवर कर लिया। वो अपना बैग लेकर कमरे से निकलने लगी। तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी फ़ोटो पर गई। उसे देखकर रूही ने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ़ कर देना मम्मी पापा, लेकिन मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती जिसे चाची ने मेरे लिए पसंद किया है। मैं जानती हूँ, अगर आज आप दोनों जिंदा होते तो कभी मेरी शादी उससे ना होने देते। इन लोगों ने मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, इसलिए आज मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलकर उसने फटाफट तस्वीर को दीवार से उतारा और अपने बैग में रख लिया। यह है रूही रस्तोगी, जो पिछले 5 साल से अपने चाचा चाची के घर में रह रही है। माँ कुछ साल पहले ही लंबी बीमारी की वजह से चल बसी। उनकी याद में पिता ने भी खुद को दिन रात शराब में इस कदर डुबो लिया कि एक रात वो शराब पीकर सोए तो ज़रूर, लेकिन उसके बाद कभी उठ नहीं पाए। एक के बाद एक 2 सालों में रूही ने अपने माता पिता दोनों को ही खो दिया। तब से वो अपने चाचा चाची के साथ उनके घर पर ही रह रही थी। चाची रूही को एक आंख पसंद नहीं करती थी। वो सिर्फ एक वजह से उसे अपने घर में झेल रही थी, ताकि वो रूही की शादी अपने पागल भाई से करवा सके। लेकिन रूही अपने ऑफिस में साथ काम करने वाले रोहन से बहुत प्यार करती थी। दोनों पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में हैं और आज दोनों भागकर शादी करने वाले हैं। रूही, जिसे रोहन से इतना प्यार था कि वो चाहकर भी उसे किसी भी बात के लिए मना नहीं कर पाती थी, और इसी बात का फ़ायदा रोहन ने न जाने कितनी बार उठाया था। और आज उसी के भरोसे पर रूही ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। शादी वाला घर था और बारात भी दरवाजे पर आ चुकी थी। घर के सब लोग बारात का स्वागत करने में बिजी थे, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर रूही भी सबसे छिपते छिपाते अपने कमरे से बाहर निकली। कहीं किसी ने उसे पहचान लिया तो क्या होगा, ये सोच सोचकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। लेकिन शायद आज किस्मत उसके साथ थी, और कुछ ही देर में वो पिछले दरवाजे से घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। उसने अपना बैग पहले ही खिड़की से बाहर फेंक दिया था। बाहर जाकर रूही ने तुरंत अपना बैग उठाया और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। गली के मोड़ पर रोहन अपनी बाइक पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे देखते ही रूही की आंखों में चमक आ गई और वो फटाफट जाकर बाइक के पीछे बैठ गई। उसके बैठते ही रोहन ने तुरंत बाइक स्टार्ट की और दोनों अंधेरे में कहीं गायब हो गए। कुछ दूर जाकर रूही ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा लिया और रोहन की कमर को पीछे से कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। आई लव यू रोहन, ये बोलकर रूही ने उसके कंधे पर किस किया। आई लव यू टू स्वीट हार्ट, ये बोलकर रोहन ने भी उसके हाथों को चूम लिया। आज की रात वो दोनों रोहन के दोस्त दीपक के घर रुकने वाले थे और कल सुबह होते ही शादी। ये सोच सोचकर रूही बहुत खुश हो रही थी। वो आंखें बंद करके रोहन की पीठ पर सर टिकाए आने वाली जिंदगी के हसीन सपनों में खोई हुई थी। रोहन भी अब नॉर्मल स्पीड में बाइक चला रहा था। दोनों के अपने अपने ख्वाब थे जो जल्दी ही पूरे होने जा रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद दोनों दीपक के घर पहुंचे, लेकिन घर के बाहर ताला लगा हुआ था। ये दीपक कहाँ गया इतनी रात को? रूही ने पूछा। रोहन ने अपनी पैंट की जेब से चाबी निकाली और ताला खोलते हुए बोला, वो 3-4 दिन के लिए अपने घर गया है। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर रूही ने भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। वो तो इसी बात से खुश थी कि कल वो और रोहन हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। दोनों घर के अंदर चले गए। कुछ देर आराम करने के बाद रोहन ने कहा, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, तब तक तुम आराम करो। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। रूही आराम से बेड पर लेटी टीवी देख रही थी। तभी उसके फ़ोन पर उसकी चाची का कॉल आया। चाची का नंबर देखकर रूही घबरा गई। घबराहट के कारण उसके माथे पर पसीना आने लगा था। हिम्मत करके उसने फ़ोन काट दिया
और भागते हुए कमरे से बाहर गई, जहाँ रोहन किसी आदमी से बात कर रहा था। रूही उसके पास जाने ही वाली थी कि अचानक कुछ सुनकर उसके कदम रुक गए। रोहन उस आदमी से बोल रहा था कि उसने अपना काम खत्म कर दिया है। मैं रूही के खाने में नशे की दवा मिला दूंगा, जिससे वो बेहोश हो जाएगी। फिर तुम इस लड़की को चाहे जहां ले जा सकते हो। रोहन की बात सुनकर उस आदमी ने पैसों से भरा एक बैग रोहन की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन तभी उस आदमी की नज़र रूही पर पड़ी। रूही ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, रोहन, मुझे बहुत भूख लगी है। रूही को अचानक यूँ अपने सामने देखकर रोहन घबरा गया। तुम्हें बाहर आने के लिए किसने कहा था? अंदर जाओ। ये बोलकर वो जोर से रूही पर चिल्लाया। उसके यूँ अचानक चिल्लाने से रूही एक पल के लिए घबरा गई और बिना कुछ बोले घर के अंदर चली गई। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जो कुछ उसने सुना, क्या वो सच था? क्या रोहन अभी अभी उसे बेचने की बात कर रहा था? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? ये सोच सोच कर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वापस जाने का उसको अब कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अगले ही पल वो खुद को समझाते हुए बोली, नहीं रूही, ये कमज़ोर पड़ने का वक्त नहीं है। अगर तू इस वक्त कमज़ोर पड़ गई तो न जाने ये शैतान तेरे साथ क्या करेंगे। तुझे हर हाल में यहाँ से निकलना होगा। ये सोचकर उसने कांपते हाथों से अपना बैग उठाया और घर के मेन दरवाजे के पास लगे पर्दे के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में रोहन और उस आदमी के अंदर आने की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर रूही अपनी सांस रोककर खड़ी हो गई और वो दोनों बिना उस पर ध्यान दिए सीधे कमरे में चले गए। रूही, जो काफ़ी देर से इस मौके का इंतज़ार कर रही थी, वो बिना एक पल गवाए दबे पैरों से तुरंत घर से बाहर निकल गई और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। रोहन और वो आदमी रूही को पूरे घर में हर जगह ढूंढ रहे थे। तभी रोहन ने देखा कि रूही का बैग जो बेड पर रखा हुआ था वो अब वहाँ नहीं है। वो तुरंत मेन दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाज़ा ज़ोर से खींचा, लेकिन बाहर से बंद होने की वजह से दरवाज़ा नहीं खुला। उसने कई बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन अब वो समझ गया था कि रूही उसे चकमा देकर घर से भाग गई है। उसने गुस्से में ज़ोर से दरवाजे पर लात मारी और बोला, तुम ऐसे नहीं भाग सकती रूही, तुम पर मैंने 1 साल बर्बाद किया है। ये बोलकर उसने रूही को फ़ोन मिलाया, लेकिन रूही के फ़ोन की आवाज़ घर के अंदर से ही आ रही थी। वो भागते हुए अंदर कमरे में गया, जहाँ साइड टेबल पर रूही का फ़ोन रखा हुआ था। ये देखकर रोहन ने ज़ोर से उसका फ़ोन ज़मीन पर दे मारा और चिल्लाते हुए बोला, तुम कहीं भी चली जाओ, लेकिन ज़्यादा दिन मुझसे बच नहीं सकती। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और फिर ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। वो आदमी भी गुस्से से रोहन की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में पैसों से भरा बैग था, जिसमें 20 लाख रुपए थे। रोहन ने रूही का सौदा 20 लाख में उस आदमी के साथ तय किया था, जो रूही को अपने साथ बाहर देश ले जाकर उसे बेचने वाला था, जहाँ रूही जैसी खूबसूरत लड़कियों के उसे अच्छे खरीदार मिलते थे। दरअसल रोहन रूही से पहले और 2 लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें बेच चुका था, लेकिन उसने रूही पर सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया था और वही आज उसे चकमा देकर उसके हाथ से निकल गई थी। रोहन ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वही रूही पागलों की तरह सुनसान सड़क पर भाग रही थी। उसकी सैंडल टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो नंगे पैर ही दौड़ती जा रही थी। उसके पैर में कई पत्थर चुभ गए थे, जिसकी वजह से उसके पैरों से खून निकल रहा था, लेकिन रूही को जैसे आज उस दर्द का एहसास ही नहीं था। कंधे पर बैग टांगे और आंखों में आंसू लिए वो बेसुध सी भाग रही थी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है और ये कौन सी जगह है। भागते भागते वो हाईवे पर पहुंच चुकी थी, जहाँ तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ जा रही थी। वहीं एक लड़का साइड में गाड़ी लगाकर खड़ा हुआ था। यह है हमारी कहानी का हीरो, करण, जिसके पास दौलत, शौहरत, अच्छे लुक्स और शानदार ज़िंदगी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जनाब की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी लड़की और अपनी आज़ादी। अब आप भी सोच रहे होंगे
कि ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे पॉसिबल हैं। अगर ज़िंदगी में कोई लड़की है तो थोड़ी आज़ादी तो कम हो ही जाती है, और यही करण नहीं चाहता था। इसलिए लड़कियों की जगह उसकी लाइफ में सिर्फ वन नाइट स्टैंड तक ही सीमित थी। वो नहीं चाहता था कि कोई लड़की उसकी ज़िंदगी में आकर उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल करे और उसकी आज़ादी छिन जाए। लेकिन 2 साल लगातार शादी के लिए उसके पीछे पड़ने के बाद घर वालों ने उसे फाइनल अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो वो अपनी मर्ज़ी की लड़की लेकर आए और उससे शादी कर ले, नहीं तो वो उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा देंगे। करण ने भी बड़ी चालाकी से घर वालों को मनाकर उनसे 1 साल का वक्त और मांग लिया था, लेकिन अब उसे 1 साल को भी ख़त्म होने में कुछ ही दिन बाकी थे। उसने गुस्से में अपनी गाड़ी पर लात मारी और रेहान से बोला, कैसा दोस्त है, लानत है तुझ पर, तू मेरे लिए एक लड़की नहीं ढूंढ सकता। दूसरी साइड से रेहान परेशान होते हुए बोला, 1 साल में कितनी लड़कियों से तुझे मिलवा चुका हूँ, लेकिन तू सबसे फ्लर्ट करके उन्हें छोड़ देता है। मुझे माफ़ कर, अब मैं और लड़कियाँ नहीं ढूंढ सकता तेरे लिए। ऐसा मत बोल यार, तू समझ क्यों नहीं रहा? उनमें से कोई भी लड़की ऐसी नहीं थी जिसे पत्नी बनाकर घर वालों से मिलवा सकूं। देख, अगर मैंने जल्दी ही घर वालों को किसी से नहीं मिलवाया ना, तो तू जानता है वो लोग मेरी शादी नैना से करवा देंगे, और तुझे तो पता है वो लड़की मुझे एक आँख नहीं पसंद। रेहांश ने चिढ़ते हुए कहा, भाई फिर तो अब तेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, तू मुझे ही लड़की बनाकर अपने घर वालों से मिलवा दे। करण धीरे से बोला, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, अब तो मुझे लंबी छोटी काली गोरी कोई भी लड़की चलेगी। उसकी बात सुनकर रेहांश ने अपना सर पीट लिया और बोला, ऐसी बातें मत कर, तेरी बातें सुनकर मुझे घबराहट हो रही है। चल मैं कुछ करता हूँ, अगर कल तक तूने किसी लड़की का इंतज़ाम नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर करण ने गुस्से से फ़ोन काट दिया और गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट करे के वो कुछ ही दूर पहुंचा था, तभी उसे ऐसा लगा कि गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो चौंक गया। पिछली सीट पर एक लड़की छिपकर सीट के नीचे बैठी हुई थी। ये देखकर करण ने तुरंत ब्रेक मारी और गाड़ी से उतरकर तुरंत पिछली तरफ का दरवाज़ा खोला। उसने देखा वो लड़की बहुत डरी हुई थी। उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने अपने दोनों हाथों से अपने बैग को मजबूती से पकड़ा हुआ था। करण उसे हैरानी से देख रहा था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही वो लड़की बोल पड़ी, प्लीज़ क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? मैं बहुत परेशानी में हूँ। उसकी हालत देखकर करण ने आगे उससे कुछ नहीं कहा और हाँ में सर हिला दिया। उसने उस लड़की को आगे वाली सीट पर आकर बैठने के लिए कहा। वो लड़की और कोई नहीं, रूही थी, जो भागते भागते बुरी तरह थक चुकी थी। वो गिरने ही वाली थी कि उसे करण की गाड़ी दिखाई दी। करण उस वक्त गाड़ी से थोड़ा दूर खड़ा होकर फ़ोन पर बात करने में बिजी था, इसलिए मौका पाकर रूही तुरंत गाड़ी में बैठ गई। करण के कहने पर वो आगे वाली सीट पर उसके साथ आकर बैठ गई। करण ने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। रूही ने तुरंत पानी की बोतल उसके हाथ से ले ली और अगले ही पल उसने बोतल का सारा पानी खत्म कर दिया। करण उसके हाव भाव देखकर समझ गया था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो ड्राइव करते हुए बोला, अपने बारे में कुछ बताना चाहोगी? अब तक किसी तरह अपने आंसुओं को रोके बैठी रूही करण की बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये देखकर करण शॉक हो गया। वो सोच रहा था कि ऐसा भी उसने क्या पूछ लिया जो वो इतना रो रही है। आज तक उसने सिर्फ लड़कियों के साथ रोमांस ही किया था, कभी किसी लड़की को रोते हुए चुप नहीं करवाया था। वो हकलाते हुए बोला, देखो मिस, रोने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ चुप हो जाओ। मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन देखो क्या मैं रो रहा हूँ? ये बोलकर वो उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूही जैसे चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। करण अब इरिटेट हो रहा था। उसने गुस्से में उसे सीधा बोल दिया, देखो अगर अब तुम चुप नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें गाड़ी से बाहर निकाल दूंगा। उसकी बात सुनते ही रूही तुरंत शांत हो गई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं प्लीज़ मुझे बाहर मत निकालना, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी।
उसके चुप होते ही करण की जान में जान आई, लेकिन उसके दिमाग में रूही की वो एक बात क्लिक कर गई कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। रूही गाड़ी की सीट के पीछे सर टिकाए शांत बैठी सामने सड़क की ओर देख रही थी। आज उसके साथ जो कुछ हुआ वो किसी भयानक हादसे से कम नहीं था। अगर आज वो ऐन मौके पर बचकर ना निकलती तो न जाने उसके साथ क्या हो जाता। ये सोच सोच कर उसके हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे। उसने अब तक एक नज़र करण को ठीक से देखा भी नहीं था। वही करण बार बार रूही को ही देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। अचानक उसे न जाने क्या सूझा और सीधा रूही से पूछ लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रूही जो आज ही एक शादी से भाग कर आई थी और दूसरी शादी के भयानक ख्वाब ने उसे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। शादी का नाम सुनकर उसने आंखें बंद कर ली। वो करण के सामने कुछ जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसने बिना करण की तरफ देखे पूछा, कब करनी है शादी? और आपकी जो भी शर्तें हैं मुझे मंजूर हैं। उसकी बात सुनकर करण को जैसे जोर का झटका लगा। ये लड़की बिना किसी सवाल जवाब के ही शादी के लिए मान गई और इसे कैसे पता चला कि मैं इसके सामने शर्त रखने वाला हूँ? लेकिन चलो जो भी है, शादी के लिए तो मान गई। ये सोचकर वो खुश हो गया और बोला, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कुछ शर्त रखने वाला हूँ? रूही ने आंखें खोलकर एक नज़र करण की तरफ देखा और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। मैं इतनी भी बड़ी बेवकूफ़ नहीं हूँ। अगर आप यूं बीच सड़क में चोरी छिपे अपनी गाड़ी में बैठी किसी अनजान लड़की को शादी के लिए प्रपोज करेंगे तो ज़रूर उस शादी से आपका भी कोई फ़ायदा तो होगा ही। और जहाँ बात फ़ायदे की होती है तो वहाँ कुछ रूल्स और शर्तें तो होती ही हैं। करण रूही के इस तरह के सीधे जवाब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, वैसे काफ़ी स्मार्ट हो तुम। चलो अच्छा है, मुझे तुम्हें समझाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं तुमको क्लियरली बता दी, तुम मेरी फैमिली और दुनिया के सामने मेरी पत्नी होने का नाटक करोगी, लेकिन अकेले में तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं होगा। उसे बीच में ही टोकते हुए वो बोली, आप पर कोई हक रखने का मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। उसकी बात करण के मेल ईगो को हर्ट कर गई। कहाँ लड़की उसके चार्म और डैशिंग पर्सनैलिटी की दीवानी थी और कहाँ इस लड़की ने एक मिनट में ही उसे रिजेक्ट कर दिया था। वो चिढ़ते हुए बोला, इंटरेस्ट तो मुझे भी तुम में नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी एक्टिंग बहुत अच्छी तरह करनी होगी। किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए और इस काम के लिए हर महीने मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान आ गई। आप अपने 10 लाख अपने पास रखिए, आपके काम आएंगे। मुझे आपके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बातें सुनकर करण को शौक पे शौक लग रहे थे। कैसी अजीब लड़की है, फ्री में ही मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो गई। वो अभी सोच ही रहा था, तभी रूही अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, मुझे बस शादी के बाद भी नौकरी करनी है, तो अगर हो सके तो आप मेरी कहीं नौकरी लगवा दीजिए, क्योंकि जहाँ मैं पहले नौकरी करती थी उस जगह अब मैं दोबारा नहीं जाना चाहती। और एक आदमी है जिसे सलाखों के पीछे भेजना है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये बोलकर रूही ने उम्मीद भरी नज़रों से करण की तरफ देखा। करण फिर से शॉक हो गया। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसकी प्रॉब्लम यूँ चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। उसे ये डील बुरी नहीं लगी थी। उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी लाइफ है, तुम नौकरी करो या नहीं करो ये कम्प्लीटली तुम्हारा डिसीजन है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और रही बात किसी को अंदर करवाने की, तो वो तुम मुझ पर छोड़ दो। रूही अभी इस बात से बेखबर थी कि जिस शख्स के साथ वो बैठी थी वो कौन था। उसने तो अब तक करण से उसका नाम भी नहीं पूछा था, और करण जिसे रूही के नाम या उसके पास्ट को जानने में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस इस बात से खुश था कि फाइनली उसे अपनी प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। अब शादी करके भी वो बैचलर की तरह अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकता है। कुछ ही देर में सुबह हो गई। करण ने किसी को फ़ोन मिलाया और उसे शादी के पेपर्स तैयार रखने के लिए कहा। कुछ ही देर में पेपर्स रूही के सामने थे। उसने बिना पढ़े
तुरंत उन पर साइन कर दिया। करण थोड़ा हैरान था। उसने रूही से कहा, एक बार पढ़ तो लो, मैं तुमसे किन कागज़ों पर साइन करवा रहा हूँ। ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, आप मुझे सर छिपाने के लिए घर और अपना नाम दे रहे हैं, इतना काफ़ी है मेरे लिए। ये बोलकर उसने हाथ में पकड़ा पेन करण की तरफ बढ़ा दिया। करण उसके बिहेवियर को देखकर थोड़ा कंफ्यूज था कि आखिर ये लड़की है क्या। उसने बिना आगे कुछ पूछे सब पेपर्स पर साइन कर दिए। तभी रेहांश भी वहाँ पहुँच गया। उसके हाथ में 2 हार और एक मिठाई का डब्बा था। वो आते ही करण के गले लग गया और उसे मिठाई खिलाते हुए बोला, शादी मुबारक हो। रेहांश ने बिना करण की तरफ देखे मिठाई का डब्बा रूही की तरफ बढ़ा दिया और बोला, भाभी, इस मिठाई की असली हकदार तो आप हैं। आप नहीं जानती, आपने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ उतार दिया। करण अब भी गुस्से से उसे घूर रहा था। रेहांश ने उन दोनों को मालाएं दी। रूही ने बिना नज़र उठाए करण के गले में माला पहना दी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके लिए न तो करण और ना ही शादी के ही कोई मायने थे। रेहांश ने उन दोनों की कुछ फ़ोटोज़ खींची और करण को भेज दी। आगे इस कहानी में और क्या क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहें मेरे यानी नेहा के साथ।